का स्वागत है हमारे चैनल YouTube पर SSTP क्लासेस में। अभी तक आपने 2 वीडियो देखे जिसमें कि पहला एपिसोड यूरोप में राष्ट्रवाद नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, दूसरे वीडियो में देखे आपने मेटरनिक युग के बारे में और 1830 की क्रांति के बारे में। अब यूरोप में शांति नहीं होगी, क्रांति यूरोप में नहीं होगी शांति, सिर्फ और सिर्फ होगी क्रांति। आप सभी का स्वागत है, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज प्रश्न है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। चूंकि मैं चैप्टर डिटेल से पढ़ा रहा हूं, प्रश्न भी लेता जा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। सीधे आते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1830 की क्रांति में आपने देखा कि बुर्बो वंश की समाप्ति हो चुकी है। अब जो है उस जगह नए वंश आए हैं, आर्यन्स वंश। कौन आए हैं? आर्यन्स वंश आ चुके हैं। और इस समय जो राजा थे, राजा का नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था बच्चों? लुई फिलिप। राजा का नाम लुई फिलिप। और प्रधानमंत्री जो बने थे इस समय गीजो। कौन थे? गीजो। यदि आप अपने प्रश्न उत्तर में ये शुरू में लिख देते हैं, सजा देते हैं, तो आपको कोई भी शिक्षक नंबर नहीं काटेंगे। अब चलते हैं क्रांति के क्या कारण थे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, चरणबद्ध देखते हैं। चूंकि ये लघुत्तरी है, बहुत ही लघुत्तरी है, तो इसमें आप 3 पॉइंट लिख के आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां यही प्रश्न दीर्घोत्तरी में आएगा तो उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। चलिए चलते हैं कारण के बारे में। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, पहला अधिक महत्वाकांक्षी। पहला पॉइंट अधिक महत्वाकांक्षी। आप अपने नोट्स बुक में पॉइंट जरूर लिखें। कहीं भी जो है पॉइंट देखने को नहीं मिलता है एनसीईआरटी में, उसे बी से निकाला गया है। राजा जो थे इस समय लुई फिलिप, राजा जो थे बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी थे। लुई फिलिप क्या थे? अधिक महत्वाकांक्षी थे, जिसके कारण कहा भी गया है जो अधिक चाह रखते हैं वो उलझे रहते हैं। इसका राजपाट उलझा रहा। अधिक महत्वाकांक्षी ये थे। दूसरा पॉइंट जो है आप देखिएगा, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा का विरोध। इस समय बहुत सारे लेखक थे। दूसरा पॉइंट है समाजवादी विचारधारा का विरोध। विरोध कौन किए उसके बारे में देखना है। जो भी लेखक थे, सेंट साइमन, लुई ब्लां, चार्ल्स फूरिये, ये सभी जो है लेखक थे, दार्शनिक थे। ये गरीबों के सुरक्षा हेतु मांग किए, लेकिन लुई फिलिप ने जो है सीधा इनकार कर दिए, जिसके कारण कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुए। फिर अगला जो है कारण है प्रधानमंत्री बनाया जाना। प्रधानमंत्री बनाया जाना। तो ये सब आप पॉइंट लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? लुई फिलिप राजा ने। लुई फिलिप राजा ने अपने स्वर्णिम मध्यम वर्ग
नीति के तहत 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाए। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, कट्टर विरोधी था, वो जनतंत्र का विरोधी था, किसी तरह का सुधार नहीं होने देना चाहता था। देख चुके। चौथा पॉइंट है पूंजीपतियों का साथ। पूंजीपतियों का साथ। कोई भी राजा महाराजा जो रहते थे उस समय पूंजीपतियों को विशेष रूप से ध्यान देते थे, गरीब गुरबों को ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुए। और आगे का पॉइंट देखते हैं, सुधारात्मक कार्यक्रम का अभाव। इस समय जो थे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण में मुख्य कारण यह भी था, गीजो जो बने प्रधानमंत्री वो किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं करते थे, यहां तक कि उसे विदेश नीति से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुए। अगला देखते हैं आर्थिक संकट। और इसी समय जो है फ्रांस में एक विशेष प्रकार की मुसीबत आई। 1846 ईस्वी में फ्रांस में जो है आर्थिक संकट आए, जो कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण बने। अगला देखते हैं, आर्थिक संकट हो चुके, बहुत सारा पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट याद रखिएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा। अगला कारण है, जब आर्थिक संकट आए होंगे तो भूखमरी एवं बेरोजगारी। जितने भी लोग थे इस समय खाने के लाले पड़ गए थे, लोगों को भोजन नहीं नसीब था। जैसे कि इस अभी का समय कोरोना के समय में कुछ लोगों को खाने नहीं मिलता है, उसी प्रकार जो है फ्रांस की क्रांति में भूख से मर रहे थे। कारण कि जो अपने गांव से आए थे मजदूरी करने के लिए, उसे मजदूरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी छाया हुआ था, और बेरोजगारी के कारण जो है भूखमरी थे। ये भी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बने। यदि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे तो आसानी से आप एग्जामिनेशन में लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट है, जो कि तत्कालिक कारण भी है, विशाल भोज का आयोजन। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को विशाल भोज का आयोजन रखे। जगह जगह विरोध हुआ। देखिए, विशाल भोज का आयोजन, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को विशाल भोज का आयोजन किया गया, लेकिन जगह जगह राजा के तरफ से इसमें अवरोध लाए गए। यही कारण है कि दोनों में, सुधारवादियों में और राजाओं के बीच जो है टकराव हो गई, जो कि तात्कालिक कारण बना 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण। यही कारण है कि कुछ ही दिनों के बाद, मात्र 2 दिनों के बाद राजा को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ा, उसे भी इंग्लैंड भागना पड़ा। आप 1830 की क्रांति में पढ़े होंगे, चार्ल्स दशम
कहाँ भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। कहाँ भागे? इंग्लैंड भागे। कब भागे? 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, कब भागे? 24 फरवरी 1848 को। अब देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण आप देख चुके हैं, लगभग पहले कुछ ही लोगों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब क्या हो गया कि नेशनल असेंबली ने 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। दूसरा क्या हुआ? जितने भी थे, आपका जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, पुर्तगाल हो, सभी में जो है बहुत सारे देशों में जो है राष्ट्रीयता की भावना जगी, राष्ट्रवाद जो है पनपा। और तीसरा महत्वपूर्ण, फ्रांस में पुरातन वंश की समाप्ति हुई। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो मेटरनिक ने सोचा था किसी प्रकार राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपे, वो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से जो है उसके विचार ध्वस्त हो गए। फ्रांस में पुरातन वंश समाप्त हो गया। अब जो है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण अगला जो है अग्रसर होते हैं, लेसन में ही है। अगला जो है शीर्षक है, टॉपिक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आप इकाई 1 पढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है, इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण। एकीकरण मतलब हुआ एक जगह करना। एकीकरण का मतलब हुआ एक जगह करना। इटली संक्षेप में जानते हैं, इटली जिसकी राजधानी रोम थी। आप जानते हैं रोमन परिवार के बारे में, रोमन विचारधाराओं के बारे में। और जो है यहाँ कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे, जिसमें बहुत सारे लोग पोप की प्रधानता होती थी। जब लेसन पढ़ाऊंगा वहां पोप के बारे में चर्चा करूंगा। और पवित्र नगर भी किसे कहा जाता है? पवित्र नगर भी रोम को ही कहा जाता है। और आपको एक जानकर जो है ताज्जुब होगी, पुनर्जागरण का केंद्र भी क्या था? पुनर्जागरण का भी केंद्र रोम था। रोम का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा, लेकिन 1815 ईस्वी में आप जानते हैं वियना कांग्रेस सम्मेलन में मेटरनिक का आतंक किस प्रकार था। 1815 ईस्वी में जो है रोम और इटली जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका था। ये समाप्त हो चुका था, अपना गौरवशाली इतिहास को समाप्त कर दिया था। मेटरनिक का कथन था कि 1815 ईस्वी में जो है रोम एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर
रह गया। ये किसका कथन था? तो मेटरनिख। ये किसका कथन था बच्चों? तो मेटरनिख 1815 ईस्वी में जो है एकमात्र ये भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया। और इस प्रकार इटली इसलिए जरूरी हुआ। और आपने देखे कि कल के वीडियो में कि इटली को कितने भागों में बांटा गया। सिसिली नेपल्स को दूसरे को दे दिया गया, कुछ पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ, कुछ पर पोपों का अधिकार हुआ, फिर लोम्बार्डी वेनेशिया पर दूसरे वंशों का अधिकार हुआ। वो सब पिछले वीडियो में आप योगदान आता है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण रूप से 3 व्यक्तियों का आता है। पहला मेजनी। पहला कौन? मेजनी 1805 से 72। दूसरा काउंट काबुल। दूसरा कौन? पहला व्यक्ति मेजनी, दूसरा कौन है? काउंट काबुल, जिसका कि 1810 से 1861 आता है। और तीसरा आता है गैरीबाल्डी। आप विस्तार से यहाँ एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, वर्ग दशम का पढ़ रहे हैं, और बहुत ही जान के आश्चर्य होगा कि आपका किसी भी प्रकार का जो है बिंदु नहीं छूट रहा है। इटली के एकीकरण में कितने व्यक्तियों का योगदान था? तो 3 व्यक्तियों का, मेजनी, काउंट काबुल, गैरीबाल्डी। मेजनी जिसे कि इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है किसे? मेजनी को। काउंट काबुल जिसे कि इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, आप जरूर इसे नोट्स कीजिएगा। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। काउंट काबुल क्या थे? बहुत ही सफल कूटनीतिक राजनीतिज्ञ थे। और मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा। इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी तीनों जितनी भी मैं बातें बताता हूं महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलता हूं। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? प्रश्न भी है आपके एनसीईआरटी बुक में कि मेजनी कौन था। मैं पढ़ूं इटली में राष्ट्रवाद की भावना जो लाए उसका भी नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। आप जानते हैं पहले वीडियो में मैंने बता दिया था इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो है राष्ट्रवाद कौन लाए? नेपोलियन बोनापार्ट। इटली के एकीकरण का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। यह भी आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इटली के एकीकरण में जो है आप पहला महत्वपूर्ण बिंदु किसके बारे में पढ़िएगा? मेजनी के बारे में। किसके बारे में पढ़िएगा? मेजनी के बारे में। ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि मेजनी कौन था। प्रश्न है मेजनी कौन था, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़िए और किसी भी प्रकार का जो है आपका महत्वपूर्ण बिंदु छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं मेजनी का पूरा नाम। मेजनी का जो पूरा नाम था ज्यूसेफे मेस्सिनी। आपका नाम जो है दूसरे तरह लगा होगा। पूरा नाम था ज्यूसेफे मेस्सिनी, अंग्रेजी में मेजनी ही कहा जाता है। और इसका जो जन्म हुआ था 1810
1805 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1807 ईस्वी भी आएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान जो था सार्डिनिया के जेनेवा में। कहा? सार्डिनिया के जेनेवा में। इसके पिता जो थे वो बहुत ही प्रचलित विख्यात डॉक्टर थे, बहुत ही प्रचलित विख्यात डॉक्टर थे। और मेजनी की विशेषता क्या थी? मेजनी जो है साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और योग्य सेनापति थे। विशेषता क्या थी? विशेषता साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, एकीकरण के मसीहा, या इसे कह सकते हैं पैगंबर। ये इटली के एकीकरण के क्या थे? मसीहा। यदि आपका बहुत ही लघुत्तरी में है कि मेजनी कौन था, तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं मेजनी साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, एकीकरण के मसीहा थे, और जो है वो प्रचलित लेखक थे। बहुत सारे साहित्यकार मतलब हुआ जो कविता लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, जो समाज में घटना घटती है उसे जब वो अपने विचारों में दिखाते हैं, पन्नों में दिखाते हैं, उसे ही साहित्यकार कहते हैं। और बहुत सारे इसमें गुण थे, लेकिन कहीं कहीं इसमें जो है ज्यादा व्यवहारिक गुण नहीं थे, व्यवहारिक गुणों का अभाव था, लेकिन पुस्तकों का ढेर। पुनः आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में आप देख रहे थे कि मेजनी का क्या योगदान है या मेजनी कौन था। तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। आप जरूर अपने नोट्सबुक में इसे तैयार करें। 1815 ईस्वी में जेनेवा को जब पीटमाउंट में मिलाया गया, तो सबसे पहले इसका विरोध किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था मेजनी। दूसरा, 1820 में इटली में कुछ राज्यों में संवैधानिक जब सुधार हो रहे थे, नागरिक आंदोलन होने लगे और एक गुप्त दल कार्बोनेली का गठन जो किया गया था राष्ट्रवादियों के द्वारा, जिसके असली हकीकत में गिबर्टी संस्थापक थे, उसके लिए कार्यकारी सदस्य थे कौन? मेजनी, जिसका उद्देश्य था छापामारी युद्ध से राजतंत्र को समाप्त करना, इटली में पूर्ण रूप से राजतंत्र को समाप्त करना। मेजनी को इसलिए इटली का एकीकरण का मसीहा, पैगंबर कहा जाता है। 1821 में नेपल्स में जब विद्रोह को दबाया जाने लगा, तो मेजनी ने कसम खाई, मैं आज के बाद से किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करूंगा, बल्कि कौन सा वस्त्र धारण करूंगा? काला वस्त्र धारण करूंगा। कब? 1821 में। 1830 से 31 के विद्रोह में ये बहुत ही सक्रिय रहे, कई बार ये जेल गए। जब जेल से ये बाहर निकले तो 1831 में मार्सेई में, कहा? मार्सेई में यंग इटली की स्थापना इन्होंने की है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1831 में। 1834 में इसी प्रकार के एक दल समूह बनाए बर्न में, जगह का नाम था बर्न, यंग यूरोप की स्थापना की है। यंग यूरोप की स्थापना कब की है? 1834 में। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। और जब आप अगले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कीजिएगा, वहां जगह भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे डीपली से लिखा। 1800 तो ये इटली के एकीकरण में मेजनी का जो है योगदान था कि क्या क्या उन्होंने किए इटली के एकीकरण में, किस प्रकार इटली के एकीकरण में मेजनी को पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। लेकिन इटली के एकीकरण में बहुत सारी समस्याएं आई।
उसकी समस्याओं को महत्वपूर्ण या संक्षेप में इस प्रकार देखते हैं। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति होने लगी तो उस समय मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। उसके बाद पुनः कुछ वर्षों के बाद इटली के राजनीति में ये प्रवेश लेते हैं। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थे कि मेजनी अपने तरीके से इटली का एकीकरण करना चाहते थे और सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने तरीके से, तो दोनों में मतभेद हो गए। और उधर दूसरा पोप, जो कि कैथोलिक धर्म का प्रधानता था, पोप, वो भी अपने तरीके से इटली का एकीकरण करना चाहते थे। यही कारण है जब दोनों के विचार टकराए, इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाया और इसका फायदा पुनः किसने उठाया? मेटरनिक ने। और मेटरनिक ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उन्होंने इटली के कुछ भागों पर आक्रमण कराना शुरू किए, जिसमें कि चार्ल्स एल्बर्ट, जो कि सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक थे, चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और इटली के एकीकरण जो है कुछ समय के लिए बंद हो गए। जब ये देखे तो मेजनी को पुनः भागना पड़ा, पुनः छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति एक किसके बारे में पढ़े तो मेजनी के बारे में पूर्ण रूप से जो है आपने पढ़ चुके। मेजनी का ही कथन था, यदि आप क्रांति लाना चाहते हैं, देश में सुधार लाना चाहते हैं, राष्ट्र को निर्माण करना चाहते हैं, तो इन का नेतृत्व जो है युवाओं के हाथों में दे दीजिए। यही कारण है कि उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना 1831 और 1834 में की है। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले के वीडियो में इटली के एकीकरण में मैं काउंट काऊ और गैरिबाल्डी के बारे में ज्यादा फोकस करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें यूट्यूब इनबॉक्स में और अपने दोस्तों मित्रों परिजनों से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करावे, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके क्लासरूम के तरफ पढ़ाया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इनबॉक्स में जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।